Good morning, everyone. Good morning, students. Today's topic is law of demand. आप सभी ने मेरे कल मैसेजेस जो थे ग्रुप में वो देख लिए थे। किसी को कुछ उसमें पूछना है तो बताइए। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड। हो रही है, शेयर हो रही है। Can you see my screen? नहीं हो रही है। नहीं, पीपीटी नहीं दिख रहा है अभी। एक सेकंड, होल्ड करिए। Why am I not able to do it? I'm not able to connect. Just let me just see. I'm disconnecting and I'm trying to reconnect it again.
Can you guys see my screen now? पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को भी? प्लीज गिव Yes, मी ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीपीटी भी दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। मैंने पहले जो आप लोगों को बताया था कल इवनिंग में, मैंने कुछ एमसीक्यू का भी एक डिटेल आपको दिया है और असाइनमेंट 2 भी मैंने आपको दे दिया है। असाइनमेंट 1 अब जो लोगों ने मेरे से कल बात की है, 2 लोगों ने, सिर्फ उन्हीं का असाइनमेंट 1 मैं लूँगी, वो भी लेट सबमिशन के साथ, और किसी का लेट। अब मुझे असाइनमेंट 1 नहीं चाहिए। असाइनमेंट 2 जो मैंने कल आपको दिया, वो भी अगर आप मुझे 26 तक दे देंगे, विच इज़ लाइक सैटरडे शायद, 26 तक तो मैं एक्सेप्ट करूँगी। उसके बाद मैं असाइनमेंट 2 भी आप लोगों से प्लीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सो प्लीज़ सी दैट अकॉर्डिंगली कि हाउ यू विल बी मेकिंग इट। एंड दिस टाइम इंस्ट्रक्शंस मैंने 5 इंस्ट्रक्शंस डाली हैं डॉक्यूमेंट में ही, असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट में। प्लीज़ फॉलो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस एंड पुट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर असाइनमेंट, व्हाटएवर क्वेश्चन एंड आंसर्स आई हैव गिवन। और हमारे 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों मॉड्यूल्स के बेसिस पर ही मैंने आपका जो टेस्ट रखा है वो फ्राइडे को रखा है, इवनिंग में आफ्टर ऑल द क्लासेस। आई होप यू ऑल गेट फ्री बाय 5। और जो आपका टेस्ट टाइमिंग है वो 6 ओ क्लॉक रहेगा। क्वेश्चंस इजी ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, यू जस्ट हैव टू क्लिक। आई सी कि कितने क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम आई थिंक 15 क्वेश्चन होने चाहिए, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, विच इज़ मोर देन एनफ है। और उस टेस्ट का ड्यूरेशन मैक्सिमम जो रहेगा वो 30 रहेगा। तो 6 ओ क्लॉक आपका 5:30 मैंने टाइम रखा है, 5:30 जैसे स्टार्ट होगा, तो 6 ओ क्लॉक के बाद जिनके भी सबमिशंस टेस्ट के आएंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, बिकॉज दैट इज़ टाइम बेस्ड टेस्ट। 15 मिनट्स का होना चाहिए, मैंने 20 मिनट्स का रखा है। उसके बाद भी 10 मिनट्स का ग्रेस दिया है कि अगर किसी को सबमिशन में कुछ इशू आए या कोई टेक्निकल इशू है तो वो सब रिजॉल्व होने के बाद भी 6 ओ क्लॉक तक मेरे पास जो टेस्ट पहुँच जाएंगे विद इन टाइम, मैं उन्हीं को कंसिडर करके आगे चेक करूँगी और उसी के आपको मार्क्स आगे आपके उसमें कंसिडर होंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, फिर विल स्टार्ट द टॉपिक। मैम 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 5 क्वेश्चन का मैम डेमो मिल सकता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर हम कैसे अटेम्प्ट करने हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉपिक में हमने पढ़ा अभी लॉ डिमांड, तो इसमें नहीं आ रहा है लॉ डिमांड, तो ये नेक्स्ट मॉड्यूल है। जो आपके टेस्ट होंगे वो पुराने वाले मॉड्यूल्स के हैं, 3rd मॉड्यूल का पार्ट है। अभी जो आपका सिलेबस रहेगा वो 1st एंड 2nd यूनिट से आ रहा है। तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड में मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड, की जो टोटल डेफिनेशन है कंप्लीट, वो डेफिनेशन या तो मैंने एक ऑप्शन में डाल दी, दूसरे 3 ऑप्शंस मैंने और डाल दिए जो गलत होंगे। तो जो आंसर सही होगा आपको उस पर क्लिक करना है, इस तरह से होगा। मतलब 3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 ऑप्शंस भी हों, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें क्वेश्चन के आंसर्स। और उसमें से जो आपको आंसर ठीक लगेगा कि दिस इज द आंसर, व्हेन यू आर श्योर दैट ओके दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड, तो वो आप उसको टिक कर देंगे। आंसर बहुत बड़े तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो छोटे छोटे उनके आंसर्स होंगे और वो आंसर्स भी आपको गिवन होंगे। सिर्फ उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर है। एक सही होगा, 3 गलत। नंते किसी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होंगे? आई एम ट्राइंग नॉट टू पुट दैट, ऐसा भी हो सकता है। मल्टीपल अगर आंसर्स होंगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा विच अमंग दीज आर दिस, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसका आंसर एक से ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन को आंसर करने में मेरे हिसाब से 15 सेकेंड्स चाहिए होंगे। आपको ऑन एन एवरेज 2 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? आप चाहें और नोट्स रेफर कर सकते हैं कहीं और से, इंटरनेट से डेटा आपके पास अगर बुक्स इश्यूड हैं, बुक्स आपने कॉलेज से ले चुके हैं, लाइब्रेरी से, वहाँ से आपको कुछ उठाना है, वो व्हाटएवर वे यू वांट टू प्रिपेयर यू कैन डू इट। वैसे तो अगर आपने मेरी क्लासेस जो ली हैं, अगर वो क्लासेस आपने ठीक से सुन लिया है तो दैट इज़ मोर देन एनफ, आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल टू रिवाइज एंड एवरीथिंग, प्लीज गो थ्रू those notes also, please refer other things also in order to make your knowledge way better, ठीक है। तो अभी हमारा 3rd मॉड्यूल आज से स्टार्ट हो रहा है। मैंने दूसरे सेक्शन में तो ये स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट आपके साथ अभी मैं ये फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। सो
टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। पहला टॉपिक है, आप अगर देखेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल का, वी हैव गॉट 6 मॉड्यूल्स इन दी सिलेबस, तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा अपने आप को। मैं लॉ थर्ड यूनिट जो है, थर्ड मॉड्यूल जो है बेसिकली वो इस वीक में कंप्लीट करना चाह रही हूँ 3 क्लासेस में, which is difficult but let's try to do that. We have to be a little fast. ओके, एज एन इकोनॉमिस्ट आप हमेशा कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, हम उसको अपनी रियल लाइफ से अगर उस नॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट मीन्स दैट वी आर लर्निंग दी इकोनॉमिक्स इन अ वेल टू डू फॉर्म और इन अ वेल मैनर, because economics actually is made to be implemented for our real lives. जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी क्या होता है, इंडिया इज ऑल्सो एन इकोनॉमी। इफ यू स्टडी ऑल दी प्रोडक्शन, कंजम्पशन या प्रॉब्लम्स जो एक कंट्री की है, वो बेसिकली पूछ रहे हैं। So basically we should actually try to relate all those our knowledge, whatever मैं भी आपको जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ particular topics में, या otherwise भी in the other topics also in economics, we should always try to connect this with our real life. This is what the true economist is. So when we have to understand what is law of demand, I'll tell you what is law first. Law of demand जो है टॉपिक दो particular sentences से, दो पर्टिकुलर वर्ड से डिराइव्ड है, तो एक लॉ है और दूसरा है डिमांड। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉ क्या होता है। लॉ हम सुनते हैं और अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि लॉ बना हुआ है, ऐसा लॉ है, ऐसा लॉ है, ये फॉलो करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। सो लॉ मीन्स इट्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स। रूल कोई भी तोड़ नहीं सकता है। रूल इज नॉट मेड टू बी ब्रोकन, rule is to be followed. A rule which is made for a particular community or country or anybody has to be followed by that person. It cannot be broken. If it is broken, it comes with some punishment. तो रूल क्या होता है? रूल एक वो सिस्टम सेट ऑफ मतलब लॉ भी क्या है? लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल्स है। इस तरीके के रूल्स का सिस्टम है जो एक कंट्री फॉलो करती है, कम्युनिटी फॉलो करती है, या एक स्टेट के लिए भी बन सकता है। अगर वो स्टेट का लॉ है तो स्टेट के लिए बन गया, स्टेट ने फॉलो करना है। तो लॉ बेसिकली सिस्टम ऑफ रूल्स और अ डिफाइनिंग करेक्ट प्रोसीजर कि इस काम को करने का एक सही प्रोसीजर ये है, ये लॉ कहता है। अब डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। हम इकोनॉमिक्स में डिमांड को क्या समझते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। डिमांड का मतलब आपकी अपनी रियल लाइफ में क्या है वो कुछ और हो सकता है, XYZ पर्सन की मतलब से क्या है डिमांड का मतलब वो कुछ और हो सकता है। बट हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड को हम क्या समझते हैं, ये दो वर्ड से, ये दो चीज़ों से डिराइव होता है। डिमांड हम तब तक नहीं समझते कोई पर्सन का जब तक कि किसी पर्सन की एक तो विश या डिज़ायर हो। डिमांड का मतलब हम जनरल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि मेरी ये डिमांड है कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ। सो दैट इज आवर डिज़ायर और विश टू बी फुलफिल्ड। सो डिमांड एक तो चीज़ है कि डिज़ायर होनी चाहिए, डिज़ायर भी होगी मतलब विश भी होगा, टू परचेज एनीथिंग, टू बाय एनी प्रोडक्ट इज व्हाट। लेकिन सिर्फ डिज़ायर या विश हो वो हम डिमांड इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं करते जब तक जिस पर्सन की वो डिमांड है अगर वो विलिंग नहीं है उसको परचेज करने के या उसका प्राइस पे करने के। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव द डिज़ायर टू ओन बिग थिंग्स इन द लाइफ। बहुत सारी लग्जरी थिंग्स हमारे पास ज़रूरत हो सकती है ज़िंदगी में कि हम चाहते हैं, और हमारी डिज़ायर भी, हमारी विश भी है, हमारी वांट भी हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको ख़रीदने के पैसे नहीं रखते तो वो हमारी डिमांड इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें जो मैंने रेड में हाईलाइट करी, डिज़ायर और विश, प्लस खरीदने की विश के साथ साथ खरीदने की परचेजिंग पावर भी हमारे साथ हो, दैट इज आवर डिमांड। सो डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर। यस सूरज, क्या हुआ? रेफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज एनी गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। सर्विस का मतलब है कि हम कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हैं अपने घर पर, बट वी हैव यूज सर्टेन सर्विस एंड वी हैव टू पे द प्राइस अगेंस्ट इट। It can be anything. It can be like traveling expenses. We go and use our airlines or something. We pay huge prices to that, but we just use their services and come back. We do not bring the aeroplane or the airplane at our home. So we're not bringing any product, but we have used the service and we have paid it. ओके, और उसका प्राइस पे करने की भी हमारे पास विलिंगनेस है, तभी हमारी वो डिमांड बनेगी। अब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है।
डिमांड का जो लॉ है वो ये स्टेट करता है कि अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, अदर फैक्टर्स मतलब मार्केट में कोई भी अदर फैक्टर्स हैं जो किसी भी तरह से इफेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को, वो सारे फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि प्राइस हो सकता है एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर एक प्राइस है। प्राइस अगर ज़्यादा होगा कम होगा तो उसके ऊपर डिमांड पर ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पर्सन की इनकम, इनकम बढ़ जाती है तो हम फिर हमारा जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स का जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है या डिमांड होती है वो हाई एंड प्रोडक्ट्स भी होने लग जाती है अगर हमारी इनकम बढ़ रही है और बढ़ रही है। या अगर हम, एक होता है टेस्ट होता है, एक होता है कि किसी आदमी की विश है कि मेरे को ये चाहिए, उसको उतनी ज़रूरत नहीं है बट किसी लग्जरी चीज़ की उसको बहुत पहले से डिज़ायर थी, बहुत बहुत सालों से उसका ड्रीम था, राइट, तो वो फुलफिल करना चाहता है एंड ही हैज़ गॉट द पावर ऑल्सो नाउ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अदर फैक्टर्स हो गई हैं, अदर फैक्टर्स इन द मार्केट। किसी का टेस्ट है, इनकम है, या कोई और मार्केट में दूसरा सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का, या कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट अवेलेबल है, कुछ भी ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड इज सेज दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट मतलब और कोई जो अदर फैक्टर्स हैं वो सब चीज़ें नहीं चेंज होंगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। अगर कोई चेंज नहीं आता और सब चीज़ें सेम रहती हैं तो प्राइस और क्वांटिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इन्वर्सली मतलब अगेंस्ट, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड या डिमांड भी अगर लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है डिमांड बढ़ेगी जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा। ये हमारा नेचुरल फिनोमेना है, ह्यूमन लाइफ में भी हम करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। कोई भी चीज़ अगर हमें सस्ती मिलती है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है इतनी की कम हो गई थोड़ा और कर लेते हैं। या अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर तो सेम है, इनकम भी सेम है, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, कुछ और चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इनकम मेरी सेम है, टेस्ट भी मेरा सेम है, सब कुछ सेम है, प्राइस अगर बढ़ गया है तो मैं फिर उस चीज़ को कंज्यूम करना कम कर दूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं ज़्यादा, उतने ही हैं जितने थे। पैसा जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ गया। तो दिस इज व्हाट इट इज़ कि हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे, किस दो चीज़ों के बारे में मेन पढ़ रहे हैं हम, एक प्राइस के बारे में और एक डिमांड के बारे में। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, एनी गुड्स और सर्विस, इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों में, दोनों के बीच। अगर सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनमें से कोई चेंज नहीं हुआ, अदर फैक्टर्स सब सेम है तो अदर फैक्टर्स मैं अभी आपको अजम्पशंस में पढ़ा दूंगी कि क्या अदर फैक्टर्स हैं। We will always understand in economics that we have limited resources. Limited resources मतलब चाहे वो कोई भी पर्सन हो, no matter any person, any economy, whether it is India economy है या it is US as an economy or any other economy, we consider every economy has got the limited resources to produce. They cannot produce, हम ये भी assumption करते हैं और ये real assumption है हर इकोनॉमी का कि हर इकोनॉमी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए अगर कोई बोलते हैं अनलिमिटेड प्रोडक्शन करना है, अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि लिमिटेड है रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्शन होगा। वी हैव फाइनाइट एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या बेस्ट आउटकम दे सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को या गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड ही है। फॉर एग्जांपल लैंड की बात करें, इंडिया हैज़ गॉट एक डिफाइंड लैंड है इंडिया के पास, दिस इज़ द एरिया ऑफ इंडिया, दिस इज़ द लैंड ऑफ इंडिया। अगर हम उसमें से ये डिसाइड करते हैं कि वी विल हैव टू put this much percentage of our land under cultivation, for example 51% or 50% of the Indian land is under cultivation, एग्रीकल्चर होता है 50% लैंड पे देश के। तो वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इतनी लैंड है, 50% लैंड उसका जो टोटल लैंड है उसका कल्टीवेशन हो रहा है। लैंड अगर हम चाहें बढ़ाना तो हम बढ़ा नहीं सकते। क्या हम इंडियन कंट्री का लैंड बढ़ा सकते हैं? वी कैन नॉट, we have got limited resources. So every country in the same fashion would have these limited resources, and whatever production we will have to do, whatever decisions we will have to take as far as the production and the consumption are concerned for any economy has to be taken place
with the whatever limited available resources we have, उसी से हमको काम चलाना है. तो अगर we would want to produce more amount of one good, अगर हमें एक amount of one good produce करना है थोड़ा ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम दो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लेते हैं, व्हीट एंड राइस लेते हैं जैसे, तो अगर हमारे पास जितना भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है जिस पर कि कल्टीवेशन हो सकता है, अगर हम उस पर थोड़े से पे हम व्हीट लेते हैं, थोड़े से पे हम क्रॉप कोई और लेते हैं, थर्ड क्रॉप लेते हैं, फोर्थ क्रॉप लेते हैं, वो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से किसी भी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ा पाएंगे हम? दूसरे वाले को थोड़ा कम करके. व्हीट अगर हम और राइस दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हीट हमें इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उतना ही हमको राइस कम करना पड़ेगा, या कुछ और दूसरे डिफरेंट अमाउंट से हमको राइस को कम करना पड़ेगा. बट वी विल ओनली बी एबल टू प्रोड्यूस वन अमाउंट ऑफ गोल्ड या अमाउंट ऑफ वन गोल्ड मोर by sacrificing the amount or the quantity of the another good. प्रोडक्शन दूसरे की कम करनी पड़ेगी तभी हम एक की कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट द इम्प्लीकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स इज. कोई पूछे स्कैर्स रिसोर्स है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? स्कैर्स रिसोर्स है तो कोई बात नहीं है, तो है, लेकिन इम्प्लीकेशन यही है कि भाई क्योंकि स्कैर्स है, स्कैर्स का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की, स्कैर्सिटी होना. स्कैर्स रिसोर्सेज का मतलब यही है कि क्योंकि रिसोर्सेज जब कम है तो एक को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे की कमी हमें और करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा. इस फिनोमेना को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो दूसरी की अपॉर्चुनिटी को लूज करना, लॉस्ट करना इज व्हाट द बेसिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स इज, कि हम एक को जाने देना पड़ेगा तभी दूसरा ज़्यादा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि लिमिटेड ही है रिसोर्स आर स्कैर्स. ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने व्हीट और राइस दो प्रोडक्ट्स का हमने इसमें करा है कंपैरिजन. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीपीसी, जो आपके इस टेस्ट में भी पार्ट ऑफ दिस है, सिलेबस का पार्ट है जो टेस्ट में आएगा, एमसीक्यू में, फर्स्ट एमसीक्यू में आएगा. तो पीपीसी के थ्रू में समझाया, पीपीसी जो रेड में जो लाइन जा रही है दिस इज की कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, कि आप देखिए जहाँ पे ये टच कर रहा है व्हीट में वो 50 है, जहाँ पे ये टच कर रहा है राइस में वो 10 है. यानी कि जब हम फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम 50 और 10 हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम ये कर सकते हैं, मतलब दोनों चीजें हम ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते. या तो हम एक अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं 50 यूनिट्स. मैम क्या हुआ बेटा, बताओ. कांट हियर यू. आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? आई थिंक अभी क्लियर आ रही होगी आपको. So I was on PPC कि if we would want to produce 50 units of wheat, तो हम सारे रिसोर्सेज यूज करके सिर्फ और सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं 50 यूनिट्स, या फिर राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं 10 यूनिट्स. ये दोनों में से एक कॉम्बिनेशन हम एक चीज हम कर सकते हैं प्रोड्यूस. और अगर हमको दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल हमें व्हीट के साथ राइस भी प्रोड्यूस करना है, अभी तक हम व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 50, अब हमें राइस भी प्रोड्यूस करना है, तो अगर हमें राइस थोड़ा भी प्रोड्यूस करना है, से हमें राइस का 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, तो वी विल हैव टू कम बिलो व्हीट के लिए वी विल हैव टू कम एट 40. यहाँ तक हम करेंगे इसको टच करके, और ये फिर यहाँ पर 2 पे मैच करेगा, इस तरह से मैच करेगा 2 पे. अंडरस्टैंडिंग? तो यानी कि हमें 50 से 0 से हमें 2 पर आने के लिए, 0 से राइस की क्वांटिटी 2 पर आने के लिए हमें 50 से 40 पे आना पड़ा फॉर व्हीट. यही ये पर्टिकुलर बार यही कह रहा है कि 10 अगर हम राइस करें तो व्हीट को हम बिल्कुल 0 प्रोड्यूस कर पाएंगे. जो आप देखिए यहाँ पर 10 है लेकिन व्हीट फिर 0 प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, 9, 5, 8, 10 ये इस तरह से बढ़ता जाएगा. अगर हम व्हीट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो राइस की क्वांटिटी कम होती जा रही है. आप देखिए, दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट और द इम्प्लीकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इज. अब हमें ये पता कैसे चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमने रिसोर्सेज यूज करे हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करे हैं. जो भी हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज नहीं हो रहा है,
और बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर रहे हैं वो हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या तो हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं आउटपुट, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं आ सकता अवेलेबल रिसोर्सेज से। तो इसका मतलब हमने बेस्ट पॉसिबल वे में अपना स्कैर्स रिसोर्स यूज़ करा है। अगर इससे थोड़ा भी आउटपुट बढ़ सकता है और नहीं आया का मतलब हमने कोई भी अपना रिसोर्स ऐसा है जो अंडर यूटिलाइज करा है। हो सकता है थोड़ा सा लैंड का पार्ट ही वो जो हमने कल्टीवेट नहीं करा, या हो सकता है हमने बेस्ट मींस नहीं यूज़ करे, बेस्ट मशीनरी नहीं यूज़ करी क्रॉप में जिससे कि और मैक्सिमाइज हो सकता था आउटपुट, या हो सकता है हमने जितने फार्मर्स अवेलेबल थे टू प्रोड्यूस वो हमने नहीं यूज़ करा। मे बी हमने कुछ फार्मर्स थे जो और ज़्यादा बेटर यूज़ जिससे हम कर सकते थे, और वो हमें मतलब कि उनको हमने अंडर यूटिलाइज करा है, मे बी द मैन पावर वी हैव अंडर यूटिलाइज्ड। या दूसरा हो सकता है कि जो जितना भी हमने प्रोड्यूस करा है उसकी कॉस्ट हमें मिनिमम है, यानी कि इससे कम कॉस्ट में प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, तो भी वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज हुए। So how do we understand that we have used our scarce resources in the best possible way? Best possible way. There are two things, या तो maximize output किया है या minimize cost किया है, दो चीजें। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट का क्या, हम व्हाट इज देयर इन आवर माइंड और व्हाट इज आवर गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इन दोनों में से जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है हम वो फुलफिल करेंगे। Determinants of the best use of resources, जैसे कि for example if we want to minimize the cost then we may consider hiring factors of production from the cheapest resource। जैसे कि अगर हमने ऑब्जेक्टिव इन दोनों में से जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस 12th स्लाइड में कि the best possible way therefore will be depending upon the objective that we have in mind। ऑब्जेक्टिव जो हमारे माइंड में है उससे हम उस पर डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली में इन दोनों में से क्या चूज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे आउटपुट या मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट। तो जो भी हम करेंगे हमने वो डिसाइड कर लिया। इन केस हम डिसाइड करते हैं कि हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज हो, कोई भी प्रोडक्शन हो रही है या कोई भी कंट्री में हम कोई भी पूरा कंट्री लेवल पे कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारा अगर ये मोटो है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है एट द सेंटर, उनका मोटो फिर सपोज अगर ये है ऑब्जेक्टिव कि मैं कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, तो वो फिर क्या करेंगे, वी मे कंसिडर हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द चीपेस्ट रिसोर्स, यानी कि जिस भी तरह से प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो कोई भी फैक्टर है, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ सीड्स है, अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं ऑफ क्रॉप, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रही है, वो सारे फैक्टर्स को हम कोशिश करेंगे कि सस्ते से सस्ते जगह से या ऑप्शन से हम उनको हायर करें और फिर हम अपनी प्रोडक्शन करें। सो this is what it is, that if we would really want to minimize the cost then we may consider the hiring factors of production जो हैं hiring factors of production, we hire them from the cheapest source। सस्ते से सस्ता हम मैन पावर कर दें, यही हम सब लोग एज अ बिजनेस भी अप्लाई करते हैं चीज़ें। इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज एनीथिंग कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, व्हाट वी डू इज़ वी विल जस्ट सी कि इसकी प्रोडक्शन में किस तरह से हम चीपेस्ट रिसोर्सेज को सिस्टम में ला सकते हैं। मे बी मैन पावर जो हमको चीपेस्ट रिसोर्स जो हमको मिल जाएगा एंड दी विद द हाईएस्ट नॉलेज, विद द बेस्ट नॉलेज, हम उसको लेकर आएंगे। हम हो सकता है कोई अच्छी मशीनरी हो जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं और वो प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प कर सकती है हमारी, तो उसको भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज अ चीपेस्ट रिसोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। देयरफॉर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। If you, for example, next example है, if you want to buy something then how strong is the temptation for buying it, is a demand for that thing। अगर ये होता है कि हमने सोचा कि हम गए कहीं पर और हम सपोज वी गो आउट एट टाइम्स एंड वी जस्ट सी समथिंग एंड वी जस्ट थिंक कि अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है हम ले लेते हैं, मतलब इट वाज नॉट आवर नीड और वांट। when we initiated from our home, हम जब घर से गए थे तो हमने कुछ सोच कर नहीं गए थे कि ये हमें लेना है, मे बी वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट कुछ चीज़ें हम देखकर भी खरीद लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखकर कुछ चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है, सो दैट बिकम्स आवर स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन दैट वी गो टू बाय इट, कि हम ले ही लेते हैं, तो नहीं इतना प्राइस है इसका, इतना अच्छा है, ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है मैं ले ही लेता हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इफ यू वांट टू बाय समथिंग, हाउ स्ट्रॉन्ग द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट इज of ours,
is what demand for that product is. डिमांड तभी बनेगा जब हम उसको खरीद भी सकते हैं. सिर्फ हम यही बोलते रहे, हम मॉल में गए हम घूमने और हम सोच रहे हैं हम इस शॉप से ये लेना चाहते हैं, उससे वो लेना चाहते हैं, यहाँ से ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, बट हम हमारे पास ना तो सब कुछ खरीदने का पैसा है और ना ही हम खरीद रहे हैं, तो वो हमारी डिमांड नहीं हुई. नो मैटर वॉट एवर वी हैव द गुड विशेस टू बाय और द लग्जरी विशेस, एवरीबडी हैज गॉट अ लग्जरी विश टू ओन अ जेट और टू ओन अ विला or to own a whatever, you know. So these things these things do not become our demand until we are able or capable to buy them. डिमांड एंड सप्लाई आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एनालिसिस. हम कोई भी एनालिसिस इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, हम जब भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो हम वो कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हैं या प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो कंजम्पशन हो गया डिमांड, प्रोडक्शन हो गया सप्लाई. ठीक है, डिमांड सप्लाई ये हर जगह हर टॉपिक में मैं आपको पहले भी अब तक पढ़ाती आई हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगी, बिकॉज यहाँ तो हम लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक ही है, तो यहाँ हम डिमांड और सप्लाई के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं. बट एनी लॉ एंड एवरी लॉ विच इज मेड or which is we follow in economics is based on these two things only. क्योंकि हमने जो economics पढ़ा था, वो economics की definition पढ़ी थी, वो यही था, economics is all about consumption production in any इकोनॉमी में. कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन को पूरा करने के लिए कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट को कम ला सकते हैं, बस यही सब चीजें हम पढ़ रहे हैं. सो डिमांड एंड सप्लाई आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एनालिसिस. हम कुछ भी एनालाइज करते हैं, कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसमें डिमांड और सप्लाई को ही कंसिडर करने वाले हैं. नाउ व्हाई डू वी कॉल डिमांड एंड सप्लाई एज द फाउंडेशन? बिकॉज एनीथिंग फॉर एनीथिंग we will have to determine the equilibrium, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट कर जाते हैं मतलब इक्वल हो जाते हैं. हम हमेशा चाहेंगे as the good economy or as the good producer, we would always want that जितनी भी डिमांड है हमें वो पहले ही पता चल जाए. अगर कि आप समझिए कि सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, कि हमको पता है कि हम कितनी मार्केट में डिमांड है इस चीज़ को खरीदने की. यानी कि अगर एज अ बिजनेस या एज एन इकोनॉमी मुझे समझ में आ जाए कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, या वीट ही है, सपोज वीट इज ऑल्सो अ गुड या प्रोडक्ट व्हाटएवर, मुझे ये प्रोड्यूस करना है, तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि कितना कंजम्पशन होगा मेरी पूरी कंट्री में, मी बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे पास एक चैलेंज है कि मुझे प्रोड्यूस करना है क्रॉप. ठीक है, तो अगर मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाए कि मेरी कंट्री में इस साल में कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होने वाली है, इस टाइम में इतनी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसी हिसाब से एग्जैक्ट अगर प्रोडक्शन कर लूँ और वो सारी जो डिमांड थी या जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफिल हो जाए, तो इससे बेटर तो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई वेस्टेज नहीं होगा और कोई भी आदमी भूखा भी नहीं रहेगा. यानी कि जो भी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हम कर पाए, दोनों चीजें इक्वल हो जा रही हैं अगर, तो हमें हमारी ना तो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी का मतलब कुछ लोगों को वो चीज नहीं मिली, सप्लाई कम थी क्योंकि. ठीक है, अगर इसका वाइस वैसा होता है तो इसका मतलब कुछ लोग तो मतलब दे आर लाइक अंडर प्रिविलेज्ड, उनको मिल नहीं रहा कुछ भी. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर होती हैं और मैच करती हैं. जैसे ये कर्व है, S is the supply is always upward sloping, D is the demand curve which is always downward sloping. डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा डिमांड का. प्लीज रिमेंबर दिस, सप्लाई विल ऑलवेज बी अपवर्ड स्लोपिंग. ये इस तरह से दोनों कर्व क्रॉस में होंगे और जहां पर ये मीट कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्विलिब्रियम. इससे नीचे अगर प्रोडक्शन हो रही है का मतलब शॉर्ट हो रही है, प्रोडक्शन शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा हो रही है और हमारे पास सप्लाई कम है. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. इससे ऊपर वाली सिचुएशन जो है, डिमांड कर्व के बाहर वाली जो सिचुएशन है वो है सरप्लस, कि हमने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, डिमांड है ही नहीं, यानी कि वो वेस्टेज हो गया. क्यों प्रोड्यूस किया, इतना वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम रिसोर्सेज जब जरूरत ही नहीं थी. तो where this D and S are meeting, basically P और Q के बीच का जो ये जो पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहे हैं, that particular point is equilibrium. वो इक्विलिब्रियम हमको डिफाइन कराता है कि इस पर्टिकुलर जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के साथ जो प्राइस सामने आ रहा है,
इसका मतलब है कि ये प्राइस हमें प्रोडक्ट का रखना चाहिए, तभी ऐसा कुछ होगा कि जितनी भी हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है या सप्लाई है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है। क्वांटिटी बिल्कुल कंज्यूम हो गई इस प्राइस पे। अगर हमने प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इससे अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्वांटिटी डिमांड जो हमारी, यानी कि डिमांड थोड़ी सी रह जाएगी। हमने जैसे ही प्रोड्यूस किया तो डिमांड कम हो जाएगी। प्रोड्यूस हमने प्राइस का थोड़ा ज़्यादा करा, जैसे यहाँ पे प्राइस हमने यहाँ पर Px से सपोज यहाँ पर हम ऊपर ले जाते हैं अगर इसको, तो डिमांड नीचे आ गई। पहले डिमांड यहाँ थी ज़्यादा, अब वो डिमांड कम हो गई। लोगों ने प्राइस जैसे ही बढ़ा तो डिमांड कम कर दी, जो हमने अभी पढ़ा भी है, लॉ ऑफ डिमांड सेल्स दिस ओनली। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो ही जाएगा। प्राइस को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ नीचे ले आते हैं प्राइस को, इससे हम मैच करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारी आगे ही आएगी। ठीक है, अगर हम प्राइस को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो डिमांड देखिए बढ़ गई, डिमांड यहाँ आ जाएगी तब। गॉट इट? सो व्हाई डू वी जस्ट गिव मी 1 minute, I am going to click your attendance first. Okay. So why basically we have put demand and supply that they are the foundation of economics, because जहां पर भी ये दोनों मीट करते हैं वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम होती है, और इक्विलिब्रियम हमको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम कौन सी प्राइस पे किस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो हमारा ना तो लॉस होगा और ना ही अंडर होगी हमारी कंजम्पशन जो प्रोडक्शन है, यानी कि हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगी, ना कम होगी डिमांड ना ज्यादा होगी। इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। हम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए, जिससे कि इक्विलिब्रियम हमको क्या दे रहा है, वो प्राइस दे रहा है कि अगर हम इस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारा सारे प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे और सप्लाई जो है वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, कुछ जो जितना है वो सब कंज्यूम हो जाएगा। एन इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर नथिंग वांट्स टू चेंज। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, जितना चाहिए लोगों को उतना ही हमारे पास है देने के लिए। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू चेंज, देयर इज नो नथिंग नीड्स टू बी चेंज एट द सिचुएशन वेयर वी आर एट इक्विलिब्रियम। हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया। नाउ वी विल नेक्स्ट क्लास आई विल स्टडी दिस, आई विल जस्ट मेक यू गाइस स्टडी दिस assumptions and exceptions। हम कल कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन, बाय।